एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। हमने लास्ट सेशन में जो आपका चैप्टर नंबर 23 था कॉम्प्रिहेंशन वो देखा था। इस सेशन में हम देखेंगे ऐसे राइटिंग यानी कि 24 जो चैप्टर है हमारा वो। देखो ऐसे राइटिंग, ऐसे यानी कि निबंध, आपको एग्जाम में 5 मार्क या 7 मार्क का एक ऐसे लिखना होगा। ऐसे यानी कि कोई एक विषय पर, एक प्रॉपर टॉपिक पर आपको उसके बारे में लिखना, उसे ऐसे कहते हैं। देखो, द वर्ड ऐसे मीन्स अ लिटरेरी कंपोजिशन ऑन गिवन टॉपिक और सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी एक सब्जेक्ट ऊपर उसको लिखना, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। एन essay शुड बी डिवाइड इनटू पैराग्राफ। फिर जब आप उस ऐसे को लिखो तो उसको ऑलवेज पैराग्राफ में ही डिवाइड करना। ईच पैराग्राफ शुड डील विथ वन आइडिया एंड शुड कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस विच आर क्लोजली रिलेटेड टू अनअदर, यानी कि ऐसे में ऐसे ऑलवेज आपको पैराग्राफ में लिखना है और उसमें हर एक पैराग्राफ पर आइडियाज़ डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि आपको उसका रिपीटेशन नहीं करना है। मानो एक पैराग्राफ लिखा और दूसरा पैराग्राफ रिपीट किया, ऐसा नहीं करना है। और सेंटेंस भी ऐसे ही लिखने हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। ऐसे यानी कि निबंध वो एक लिटरेरी कंपोजिशन है जिसको आप कहते हो रचना। किसके बारे में कि आपको कोई भी टॉपिक देते हैं तो उसके बारे में, और ऐसे है वो ऑलवेज आपको पैराग्राफ में ही लिखने हैं और उसके जो आइडियाज़ है वो भी डिफरेंट होने चाहिए। देखो, हम इसमें से पहले 2 ऐसे डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जो तीसरा जो ऐसे है उसकी जो ये एक्सरसाइज है उसमें से एक ऐसे की PDF में आपको भेज दूंगी। एक बात याद रखना, जो भी ऐसे हम इस वीडियो में डिस्कस करें वो आपको अपनी इंग्लिश CW में लिखने हैं। और इसमें से कोई एक ऐसे, चलो मान लो हम डिसाइड करेंगे ऐसे नंबर 4 माई एम्बिशंस, वो जो ऐसे है उस ऐसे में आपको उसकी PDF भेजूंगी और इसमें से हम 2 ऐसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है महात्मा गांधी, बहुत ही फेमस टॉपिक। देखो, मान लो एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक हो सकता है, इसमें भी नेसेसिटी नहीं है कि इसमें से ही कोई एक हो, लेकिन महात्मा गांधी मोस्टली हो सकता है क्योंकि बहुत ही फेमस है। जैसा मैंने कहा, ऐसे पैराग्राफ में लिटरेरी कंपोजिशंस है। इसके लिए देखो, आपको भी इसी तरह कोई भी टॉपिक पर लिखना है। मोहनदास करमचंद गांधी was born on 2 October 1869 at पोरबंदर इन गुजरात इन फैमिली ऑफ द सिविल सर्वेंट, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म अभी अभी 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। His father worked as a दीवान इन अ जिम्मेदारी स्टेट, उसके फादर थे वो दीवान थे। मोहनदास completed his school and college education in गुजरात, then he went to England to study law, फिर वो इंग्लैंड है वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए चले। आफ्टर पासिंग हिज लॉ एग्जामिनेशन, मोहनदास रिटर्न टू इंडिया एंड वेंट टू अ प्रैक्टिस एट द बॉम्बे कोर्ट्स, फिर है वो बॉम्बे गए, लॉ की पढ़ाई कर ली और वो बॉम्बे लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए गए। इन 1893 he went to South Africa to solve a certain legal problems faced by Indian living there due to pressures and suppressions of the British rulers। फिर महात्मा गांधी वो साउथ अफ्रीका में गए, तो साउथ अफ्रीका में तो क्या हो रहा था, फाइटिंग हो रही थी, रंग भेद की नीति जो है वो चल रही थी। It is in a South Africa Gandhiji realized the philosophical principle of a life that had, in a course of a time, brought about a tremendous change in his life. The immigrants who were settled in South Africa had their
एबेट इन नताल। फिर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में गांधी जी को बहुत ही रियलाइज्ड हुआ कि फिजिकल टोटलिटी उसने सीखी, यानी कि कई कई ऐसे अच्छे प्रिंसिपल्स थे वो सीखे, सिद्धांत थे, जो नए रूल्स लाइफ रेगुलेशंस के वो सारे। गांधी जी बिकेम a leader of the South African Indian community. He introduced the non-violent and non-cooperation movement, which proved successful, and the Indians were no more oppressed by the government. फिर साउथ अफ्रीका में गांधी जी थे वो लीडर बने, एक साउथ अफ्रीकन इंडियन कमिटी के जो लीडर बने, और उसमें नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसा जिसको कहते हैं हम वो बहुत ही सक्सेस हुआ। इंडिया वॉन हर फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया है वो, हमें पता है ना, हमारा इंडिपेंडेंस डे जो हम कहते हैं 15 अगस्त को है, जो अभी अगस्त मंथ में चला गया। 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली थी अंग्रेज से द्वारा। ऑन 13 जनवरी 1948 गांधी जी वॉज assisted by Nathuram Godse, the editor of the Hindu राष्ट्र हिंदू नेशन। और 1948 में गांधी जी का डिमाइस हुआ, डिमाइस यानी कि डेथ, उसकी मृत्यु हुई 1948 को। नथुराम गोडसे नाम का जो एक व्यक्ति था उसने गांधी जी को आपकी नॉलेज के लिए गोली मार दी थी, इसलिए। तो ये देखो ऐसा था महात्मा गांधी के पर। तो यहाँ भी आपको जवाहरलाल नेहरू भी हो सकता है, लेकिन वो तो इतने बड़े टॉपिक नहीं होंगे क्योंकि बहुत ही आपके लिए हार्ड है, पर ये महात्मा गांधी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम जो दूसरा ऐसे है वो पढ़ेंगे, वो है माय फेवरेट ऑथर। एक बार आपने गौर की तो ईच ऐसे है, वो ईच पैराग्राफ में है, सर्टेन आइडियाज है उसमें। माय फेवरेट ऑथर इज रविंद्रनाथ टैगोर। मेरे जो फेवरेट ऑथर यानी कि कोई राइटर लेखक है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। Rabindranath's poetry and short stories appeal to my heart more than anything. यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर is a famous for his stories and poem. यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो पोएट्री थी, जो बहुत ही अच्छी कविता थी, वो मेरे दिल को छू गई। His गीतांजलि is famous book of a song। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो एक बुक का नाम है वो बहुत ही फेमस है। वैसे भी इसमें तो बताया है, लेकिन गीतांजलि नाम की एक जो है बुक वो बहुत ही फेमस है। फॉर विच ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को इस गीतांजलि जो बुक थी उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था, लिटरेचर यानी कि साहित्य। जो ये पोएम कविता होती है वो सब साहित्य है, लिटरेचर है। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को इस के लिए गीतांजलि के लिए लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था। ट्रूली स्पीकिंग, आई डू नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग ऑफ ऑल दोस ब्यूटीफुल सॉन्ग्स बट आई कैन हाउएवर सिंग अ फ्यू ऑफ देम। यानी कि गीतांजलि है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं उसमें जो कई शब्द थे वो समझ नहीं पाया, लेकिन उसमें बहुत ही अच्छी लाइन थी। टैगोर्स शॉर्ट स्टोरीज डीपली अट्रैक्टेड माई माइंड। जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो शॉर्ट स्टोरीज बहुत ही अच्छी लिखते हैं। दे आर ए सिंपल, दे विविडली पोएट्री द नॉन एज कैरेक्टर एंड सिंपल प्लॉट्स। वी स्टडी ऑफ सम टैगोर्स पोएम एंड स्टोरीज विच आर इंक्लूडेड इन आवर टेक्स्ट बुक। यानी कि टैगोर की जो शॉर्ट स्टोरी होती है, जो टूकी स्टोरीज होती है, शॉर्ट स्टोरीज जिसको हम कहते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी छोटी स्टोरी होती है वो, उसमें कैरेक्टर भी सिंपल होता है और उसके प्लॉट यानी कि स्टोरी की जो आइडिया होता है वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। अब है आगे। एज एन इंडियन आई एम अ प्राउड ऑफ अ टैगोर
अ वर्ल्ड पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी कि मुझे बहुत ही ऐसे गौरव फील हो रहा है कि टैगोर है वो 20th सेंचुरी के बहुत ही अच्छे राइटर हैं, whose book have been adored and translated into many languages of the world। यानी कि टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर की जो किताबें हैं, बहुत ही जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, वो कई सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है। Tagore's birthday is celebrated every year all over the country with a great love and reverses। यानी कि जब ये टैगोर का जन्मदिन होता है तो उसे हमारा पूरा इंडिया सेलिब्रेट करता है। देखो, टागर गेव अस आवर नेशनल एंथम। यानी कि नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गीत। हमें पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें एक नेशनल एंथम दिया। हमारा जो नेशनल एंथम है इंडिया का, वो है जन गण मन। वो किसने लिखा है? वो भी इस रविंद्रनाथ टैगोर ने। टैगोर इज नोन नॉट ओनली एज अ पोएट बट ऑल्सो अ ड्रामेटिस्ट, पेंटर, एक्टर, सिंगर, फिलोसोफर, एजुकेशनलिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट। ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, वो मात्र अच्छे कवि नहीं थे लेकिन बहुत अच्छे नाट्यकार थे, ड्रामेटिस्ट थे, बहुत अच्छे चित्रकार थे, पेंटर, एक्टर थे, बहुत अच्छे सिंगर, गायक थे, फिलोसोफर भी बहुत ही अच्छे हैं, एजुकेशनलिस्ट यानी कि एजुकेशन सिस्टम में भी उसका बहुत ही बड़ा है वो कंट्रीब्यूट है, और अच्छे ह्यूमनिस्ट तो थे ही। तो ये था हमारा शॉर्ट ऐसे अबाउट ऑन माय फेवरेट ऑथर। यदि चलो रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा आपका कोई दूसरा भी फेवरेट ऑथर हो तो भी उसको बारे में यदि आपको नॉलेज हो तो आप लिख सकते हो। तो हम और एक ऐसे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का शायद आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कुछ महीना पहले। क्या है? द लिटरल मीनिंग ऑफ अ अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ अ ट्रबलिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। यानी कि अर्थक्वेक का मीनिंग होता है कि पृथ्वी में कुछ ऐसे वाइब्रेट होना। Here a few definitions revealing the nature and the cause of an earthquake are being given to make this phenomenon easily डिजर्टेबल। यानी कि अर्थक्वेक जब होता है तो नेचर में कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, पर वो ऑब्वियसली आर बीइंग गिवन टू मेक इस फिनोमिनन, यानी कि कई सारी अर्थक्वेक से रिलेटेड है डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द वर्क सिटर, अब देखो यहाँ कोई राइटर का नाम दिया है, वो अब ये अर्थक्वेक के ये जो आदमी है वॉर सिटर्स नाम का आदमी अर्थक्वेक की डेफिनेशन हमें बता रहा है। एन अर्थक्वेक इज अ वाइब्रेशन ऑफ oscillations of the surface of the earth caused by a transient distributions of the elastic or an gravitational equilibrium of the rocks at or beneath of the surface। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ, ये इस व्यक्ति ने अर्थक्वेक की हमें व्याख्या बताई है कि अर्थक्वेक है वो वाइब्रेशन है, पृथ्वी का एक वाइब्रेशन है। और क्या होता है कि पृथ्वी की जो समतुलना होती है, इक्विलिब्रियम, यानी कि उसका जो संतुलन होता है जिसको आप कहते हो, वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। इसीलिए पृथ्वी का जो फर्स्ट सरफेस होता है उसमें अर्थक्वेक क्रिएटेड होता है। एनी मेजर डिस्टर्बेंस इन द arrangement of rocks produce a vibration which spread out in all directions from the source of a distribution। और उसके अलावा अर्थक्वेक का दूसरा रीज़न क्या है कि जो रॉक्स होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ में कोई हलचल होती है बहुत ही बड़ी, तो वो सभी जगह उसकी इफ़ेक्ट दिखाती है, इसीलिए भी हमें अर्थक्वेक फील होता है। फिर है in fact an earthquake present the passage of a such vibration which result in a shaking of the crustal surface of the earth।
यानी कि इन फैक्ट एन अर्थक्वेक प्रेजेंट द पैसेज ऑफ सच वाइब्रेशन विच रिजल्ट द शेकिंग ऑफ द क्रिस्टल सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि जब अर्थक्वेक होता है तो पृथ्वी का जो फर्स्ट लेयर होता है, सरफेस होता है, वहाँ बहुत ही है ऐसे फील होता है, यानी कि हमें भी होता है अर्थक्वेक। तो यहाँ हमारा ये जो तीसरा ऐसे था वो था अर्थक्वेक। देखो वैसे तो मैं पीडीएफ भेज दूंगी, लेकिन ये हमने जो तीन ऐसे माय फेवरेट ऑथर, अर्थक्वेक और महात्मा गांधी, ये जो हमने डिस्कस किए तीन ऐसे, वो आपको अपनी इंग्लिश CW में लिखने हैं। जहाँ आप हार्ड वर्ड्स लिखते हो वहाँ आपको बुक के 2 पार्ट कर देना, और जहाँ पिन पेज जिसको आप कहते हो उसके बाद में से ही ये ऐसे लिखना स्टार्ट करना। वैसे तो मैं एक्सरसाइज में देखो 4th ऐसे है, लेकिन उसमें से हमें एक ही ऐसे करना है, वो हम करेंगे 1st या 4th, अ विजिट टू अ विलेज, और 4th माई एम्बिशन। इन 2 ऐसे में से मैं एक ऐसे की PDF आपको भेजूंगी, वो भी आपको इंग्लिश CW में लिखना है। वैसे तो अ विजिट टू अ विलेज ही लिखेंगे, अदरवाइज फॉर एम्बिशन माई एम्बिशंस। इन 2 ऐसे में से मैं एक ऐसे की PDF भेजूंगी। तो ये जो हम टोटल 4 ऐसे हैं वो अपनी इंग्लिश CW में लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंग्लिश में PDF आपको मिल जाएंगी, उसको आपको अपनी वर्कबुक और CW पर टाइम टू टाइम लिखना है। आई होप ये सब बहुत ही थोड़ा सा इजी है, समझ में आ जाएगा। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में जो हम आगे के चैप्टर से उसके बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।